तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण A बराबर 30 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है कोण B बराबर 50 डिग्री जो चित्र में दिया गया है, और कोण D बराबर 25 डिग्री जो भी यहाँ दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि कोण AED का मान होगा। तो यहाँ पर कोण A बहिष्कोण है। यदि यहाँ पर अंतःकोण दिया होता तो हम यहाँ पर समपूरक वाली थ्योरम से इसको या प्रमेय से निकाल सकते हैं कि यदि हमें यहाँ कोण दिया हुआ है तो हम यहाँ वाले कोण को 180 डिग्री के से माइनस करके और डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर वाला कोण यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ का यदि कोण दिया होता तो हम यहाँ पर एक प्रमेय होती है कि बहिष्कोण का मान अंतःकोण, बहिष्कोण के सम्मुख जो अंतःकोण है उन दोनों के योग के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर अंतःकोण भी नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ जाएंगे, यदि हमें यह कोण याद है तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं। यहाँ निकालने के लिए हम दो तरीके हैं, या तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, वहां से हम 50 और 30 को जोड़ के और डायरेक्ट 180 में से घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 100 डिग्री। या दूसरा, यहाँ पर हम ये जो कोण है हमारा, ये है इन दोनों कोणों का बहिष्कोण। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट 50 और 30 जोड़ करके डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं कि यह कोण हमारा 80 डिग्री होगा। इन दोनों का टोटल हम करेंगे। अब ये 80 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, हमें ये कोण चाहिए बहिष्कोण, तो हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो 80, 90, 100 और यहाँ पर आएगा हमारा 105 डिग्री। इस प्रकार सही आंसर रहेगा क्रमांक 105 डिग्री। इसके बाद अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो हमसे यहाँ पर एक कोण दिया गया है और यहाँ पर ये दूसरा कोण हमसे पूछा गया है। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि A और B एक रेखा है और रेखी युग्म होते हैं हमारे पूरे बनने वाले 180 डिग्री। तो यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 में से हम 50 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएंगे 130 डिग्री। इसका मतलब राइट आंसर रहेगा 4। फिर भी हम यदि इसको सोल्व करें तो AOC का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 50 डिग्री और हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रहेंगे हमारे 180 डिग्री, और जब हमें ये कोण ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से हम यहाँ पर 50 डिग्री को घटाएंगे, तब भी हमें वही मान प्राप्त होगा 130 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 3, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम रहना चाहिए कि त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। यदि हम यहाँ पर सम बाहु की बात करें तो यहाँ पर चारों भुजाएं रहेगी 4, 4, 4। यदि हम यहाँ पर सम द्विबाहु की बात करें तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर होगी और अगली भुजा यहाँ पर रहेगी 5 जो इससे अलग होगी, और अगला रहेगा विषम बाहु। यदि हम यहाँ पर 3, 4 और 5 की बात करें, जिसका त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि यह रहेगा हमारा समकोण त्रिभुज, जहाँ पर कर्ण बराबर 5 होगा, 3 आधार और 3 लंब और 4 यहाँ पर आधार रहेगा। तीनों कंडीशन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा दो भुजाएं हम लेते हैं 4 + 4, तो ये दोनों अगली भुजा मिलेगी हमें 4, इनसे ये बड़ा होगा। यहाँ पर आंसर रहेगा 8 और 4। इसको चेक करते हैं तो 4 और 4, यहाँ पर यदि हम चेक करेंगे 4 + 4 तो ये बड़ा रहेगा अगले वाले 5 से, तो यहाँ पर रहेगा 8 बड़ा है 5 से। यदि हम इन दोनों भुजाओं करें तो 5 और 4 9, इस भुजा से ये बड़ा होगा। इस प्रकार यहाँ दो भुजाएं यदि हम जोड़ते हैं तो 3 + 4 भी यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारी 5, तो ये रहेगा हमारा 7 बड़ा है 5 से। यानी कि तीनों कंडीशन में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर हमें एक आयताकार आकृति दी गई है और उसका परिमाप दिया गया है, उसके बाद में उसका विकर्ण 17 मीटर यहाँ पर दिया गया है और हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ की भुजा ज्ञात करना है। भुजा ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर एक त्रिभुज देखना है, जिसका यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 मीटर यहाँ पर कर्ण दे रखा है। तो हमें यहाँ पर लंब और यहाँ पर हमें आधार ज्ञात करना है। इसके लिए हम यहाँ पर सूत्र यूज कर सकते हैं कि यदि हमें कर्ण दिया गया है तो कर्ण का हमारा सूत्र रहेगा x² + 1।
और इससे हम आधार ला सकते हैं। आधार का हम सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर x वर्ग माइनस 1 और लंब इस मान के हिसाब से यहाँ पर 2x रहेगा। यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग करना है और +1 करना है कि हमें प्राप्त हो जाए 17, जो कि सूत्र जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो यदि हम यहाँ 1 का वर्ग करते हैं तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 1 5, 3 का वर्ग 9 और 1 10, 4 का वर्ग 16 और 1 17। तो यहाँ पर संख्या ले सकते हैं अपन 4 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग रहेगा हमारा 16 प्लस 1 बराबर 17। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है। यही अगर यहाँ रखते हैं तो 4 का वर्ग माइनस 1, 16 माइनस 1 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा आधार 15 और x की वैल्यू यहाँ भी 4 रहेगी तो 2 गुणित 4, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे 8। अब हमें ये देखना है कि 15 और 8 होते हैं हमारे 23, जो कि यहाँ पर हमें परिमाप दे रखा है 46 पूरे का परिमाप है। चूंकि हमने त्रिभुज उठाया है इसलिए हमें केवल ये भुजा और ये भुजा, 2 भुजाएं हमने यहाँ से ड्रॉप किए। तो इन दोनों भुजाओं का योग हमें चाहिए, तो इसका आधा रहेगा, तो 46 का आधा रहेगा और ये हमारा 23 46 का आधा ही आ रहा है। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर रहेगी हमारी 15, चौड़ाई रहेगी हमारी 8, इसलिए 15 गुणित 8 बराबर 120 वर्ग मीटर। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 मीटर की घात 2। लेकिन यहाँ पर इस वाली कंडीशन में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। इस विधि के अलावा आप दूसरी विधि से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं कि हमें आयतनों का अनुपात दे रखा है 27 और 64, जो कि यहाँ पर है a³ अनुपात b³। ये रहेगा हमारा 27 अनुपात 64। यदि हमें भुजा चाहिए तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर a अनुपात क्यूब रूट के अंदर घनमूल के अंदर b चाहिए। तो हम 27 का यहाँ पर घनमूल निकालते हैं। 27 का यदि हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3 और यहाँ पर हमें 64 का घनमूल निकालना है। 64 का यदि हम घनमूल निकालते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 4। अब हमसे प्रश्न पूछा संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का आयतन। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र रहेगा यहाँ पर 6 गुणित a की घात 2 अनुपात, इसको डायरेक्ट हम 6b वर्ग भी लिख सकते हैं। तो 6 से 6 क्रॉस हो जाएंगे, a का वर्ग b का वर्ग, क्योंकि a का और b का मान यहाँ पर लिखा हुआ है। तो a का वर्ग अनुपात b का वर्ग, तो b का वर्ग रहेगा 4 का वर्ग, इसलिए 3 का वर्ग रहेगा 9 अनुपात 4 का वर्ग रहेगा 16। यही हमारे आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल को देखकर ही हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा a माइनस बी और a माइनस बी, इसको हम उर्ध्व तिर्यक विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सीधा गुणा करना है, b का b में करेंगे तो यहाँ पर रहेगा b का स्क्वायर। इसके बाद में हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको फिर बाद में ऐड भी करना है। b का गुणा a में करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा a गुणित b और वो माइनस, फिर a का गुणा b में करने पर फिर माइनस ab, इन दोनों को ऐड करना है तो ये रहेगा 2ab और ये माइनस, और ये हमारे प्लस के पहले ही आ चुके हैं। अगला सीधा गुणा हम करते हैं। सीधा गुणा इन दोनों का होगा, a का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें a का वर्ग। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 से यह मैच करें। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर दिया गया संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहेगा। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ 3 की पावर 98 लिखेंगे और इसको सोल्व करते हैं। तो ये इकाई अंक से ट्रिक के द्वारा सोल्व होंगे। तो यहाँ पर हमें भाग लगाना है 4 का। 4 का भाग हम क्यों लगाते हैं, इसकी डिटेल वीडियो हमने इकाई अंक यूनिट डिजिट बना रखी, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर शेष रहेंगे हमारे, 4 से कट करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 18 और 4 चौक 16, यानी कि शेष 2 बचा है।
3 की घात 2 बराबर 3 गुणित 3 बराबर यहाँ पर हमारे पास है 9। अब हम इसमें भाग लगाएंगे 5 का, तो 5 का भाग लगाने पर हमारा शेषफल बचेगा 4, इसलिए राइट आंसर रहेगा 4। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8 जो बोर्डमास बाहु योग पर आधारित सवाल है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बोर्डमास के अनुसार बी ब्रैकेट कोष्टक को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस, और ये कोष्टक सोल्व होगा तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 7 की पावर यदि यहाँ 0 है तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट रहेगा 1, प्लस 3 का वर्ग रहेगा 9, भाग का चिन्ह 1 प्लस 3। अब बोर्डमास में अगला नियम रहेगा भागु योग, तो भाग सबसे पहले यहाँ पर होगा, तो इसी को हमें सोल्व करना है। बाकी हम सभी ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर लिखेंगे। 4 1 प्लस भाग लगाएंगे तो यहाँ पर रहेगा 9 प्लस 3। अब योग करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस 1, और इन दोनों का योग होगा तो 9 10 11 12 प्लस 12। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये 4 भी प्लस के और 12 भी प्लस के, तो दोनों संख्याओं को हम प्लस करेंगे, प्लस 4 प्लस 12, और यहाँ पर जो माइनस 1 है वो यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार ये रहेगा प्लस के 16 और माइनस 1, इसलिए आंसर बराबर रहेगा यहाँ पर 15। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो यहाँ पर दिया गया है कि 10,000 10 इकाई और 10 दाई बराबर क्या होगा 10,000। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 और 1000 मतलब रहेगा 1000। इनका गुणा करके जो भी आंसर आएंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 जीरो रहेंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणित इकाई का हमें गुणा करना है तो 1, इसलिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 10। अगला 10 दहाई, तो यहाँ 10 है, 10 गुणित दहाई, दहाई में कितना अंक होते हैं 10, 2 अंक, तो यहाँ पर हमारे 1 और 2 जीरो, इस प्रकार यहाँ रहेगा 1 2 3। तीनों का यदि हम टोटल करते हैं तो यहाँ 0 से रहेगा 0, अगला मिलेगा हमें 1, फिर यहाँ पर मिलेगा 1, फिर 0 और फिर 1। 10,110 हमारे राइट आंसर रहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखे हुए। अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 10 की दिया हुआ है 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या का, और हमें ऑप्शन में यहाँ पर चारों घंटे में दी गई है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं 10 दिन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 दिन गुणित यहाँ पर दिया गया है दिन, तो ये जो दिन हमारे रहेंगे ये यहाँ से क्रॉस होंगे, और एक दिन के हमें घंटे लिखने हैं तो वो रहेंगे हमारे 24 घंटे, और जो घंटे हम यहाँ लिखने वाले थे उसको मिनट में चेंज करना है, क्योंकि मिनटों की संख्या के बराबर पूछा था। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 10 दिन, एक दिन के यहाँ पर 24 घंटे लिखे हुए हैं, और एक मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। अब हमसे अगला प्रश्न किया है निम्न घंटों की सेकंडों की संख्या के, तो सेकंड से डायरेक्ट घंटे पहुंचना है, इसलिए एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हैं 60 गुणित 60। एक घंटे में मिनट है 60, लेकिन यहाँ पर सेकंड है तो 60 का 60 में गुणा होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएंगे 1 1 2 और 2 जीरो कट करेंगे, 6 से 6 कट हो जाएंगे, और 6 से ये कटेंगे तो यहाँ पर 4, इसलिए हमारा राइट आंसर आएगा 4 घंटे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है कि हमें सबसे छोटी भिन्न इसमें छांटना है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो इनका जो डिफरेंस है या फिर अंतर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि हर में से यदि हम अंश को माइनस करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे, सब जगह हमें अंतर 1 मिल रहा है। 11 माइनस 10 बराबर 1, 100 माइनस 99 बराबर 1 और 69 माइनस 68 बराबर 1। ऐसी कंडीशन में सबसे छोटे अंश और सबसे छोटे हर वाली भिन्न ही हमारी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, इसलिए राइट आंसर आएगा 10/11। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सत्य हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि एक संख्या रेखा हमारी रहती है जिस पर दोनों तरफ हमारे नंबर चलते हैं, जो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होंगे, और इधर हमारे धनात्मक नंबर पॉजिटिव इंटीजर और इधर हमारे ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर चलते हैं, और यह हमारे अनंत तक इधर भी जाएंगे और ये हमारे अनंत तक इधर भी जाएंगे।
इधर हमें जो संख्या मिलने वाली है वो बड़ी संख्या मिलेगी और इधर हमें जो संख्या मिलने वाली है वो हमें छोटी संख्या मिलेगी। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -16 और -15, -16 में इधर आएंगे और -15 में इधर आएंगे। -16 छोटे रहेंगे लेकिन यहाँ बड़े बता रखे हैं इसलिए क्रॉस। दूसरा -20 इसी कंडीशन में और इधर आएंगे जो छोटे रहेंगे लेकिन यहाँ पर ये बड़े बता रखे हैं इसलिए भी क्रॉस। यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन धनात्मक संख्या हमारी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर ये साइन जो है ये उधर है और इसका मतलब होता है कि ये बड़ा है इसलिए भी गलत। इसलिए राइट आंसर रहेगा -16 से -3 बड़े हैं, क्योंकि -16 हमें इधर प्राप्त होंगे और -3 हमें इधर प्राप्त होंगे और इधर हमारा बढ़ता हुआ क्रम रहता है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। प्रश्न में पूछा गया है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, इसको यदि हम छोड़ देते हैं तो आगे हैं तथा 10, 12, 15, 18 से वो विभाज्य हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारा यहाँ पर एलसीएम लेकर के हम डायरेक्ट आंसर इसके ला सकते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर ये हमारा आंसर आएंगे 180। 180 इसका एलसीएम रहेगा। लेकिन यहाँ पर लाइन दी गई कि जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो 180 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें देखना है कि यहाँ पर जोड़े मिलाना है। 2 के जोड़े बने हुए, 3 के जोड़े बने हैं, लेकिन 5 का जोड़ा यहाँ पर नहीं बुना है। तो हमें 1 5 का और गुणा करना है। तो 18 गुणा 5 में करने पर 90 और 1 0 और हम उतारेंगे तो यहाँ पर 900 हमारे राइट आंसर रहेंगे। इसलिए यह छोटी छोटी संख्या मेरे रहेगी ऑप्शन नंबर 4 से 900। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14। 256 की पावर दे रखी 0.16 और यहाँ पर 16 की पावर दी गई 0.18 का मान ज्ञात कीजिए। घातांक और करनी वाले पार्ट से सवाल लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र का यूज करें कि यदि a की पावर m हो और a की पावर n हो तो घातांक के नियम के अनुसार यहाँ पर घातें जुड़ जाती है, m प्लस n होगी। लेकिन कंडीशन रहेगी कि ये दोनों आधार हमारे एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आधार एक समान नहीं। यहाँ पर 256 और यहाँ पर 16 है। तो हम इसको बना सकते हैं कि यहाँ पर रहेगा 16 का वर्ग करेंगे तो ये 256 और इसकी पावर रहेगी 0.16 इंटू 16 की पावर रहेगी 0.18। हम यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा। वो सूत्र ये रहेगा कि यदि a की घात m हो और उसकी भी घात n हो तो यहाँ पर m और n में आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पर इनका गुणा होगा 16 2 गुणित 0.16 गुणित 16 की घात रहेगी हमारी 0.18। यहाँ गुणा करने पर 16 की पावर रहेगी 0.16 दूना 32 हो जाएंगे 3 2 गुणित 16 की पावर यहाँ पर 0.18। अब गुणा में घातें जुड़ जाएगी क्योंकि आधार हमारा समान है। तो 0.32 प्लस होगा 0.18 से। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 16 की पावर 0.50, जिसका मीनिंग होगा कि पावर में रहेगी 1/2। तो यहाँ पर रहेगा 4 का वर्ग कोष्टक बंद की घात 1/2। यहाँ भी हम चाहें तो कोष्टक लगा सकते हैं। तो कोष्टक खोलने पर 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कट करने पर यहाँ पर मिलेंगे हमें 4। सूत्र हमारा घातांक की वीडियो है, उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेंगे 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ। के बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 15। यहाँ पर दो संख्याएं 3/4 में है तथा इनका लस 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर हम सूत्र का यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर यहाँ पर जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है हमें 3x, बड़ा नंबर जो दिया हुआ है वो है 4x बराबर एलसीएम यहाँ पर दिया हुआ है 84 और इंटू एचसीएफ हमें ज्ञात नहीं, लेकिन हम ये x मानेंगे। तो यहाँ पर दिया है x से x क्रॉस करने पर यहाँ बचेगा 3 और 4 12x बराबर 84। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 84/12। तो x रहेगा हमारा कट करने पर 7। अब यहाँ पे बड़ा नंबर था, बड़ी संख्या में चाहिए, तो बिग संख्या के लिए हम यहाँ पर उठाएंगे 4x।
इसलिए 4 गुणित 7 बराबर 28 हमारे आंसर रहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं। यदि यहाँ पर हमसे छोटी संख्या पूछी जाती तो हम यहाँ वैल्यू लेते 3x, और 3x को यदि हम गुणा करते 7 से तो बराबर यहाँ पर आती 21, जो कि हमारी छोटी संख्या होती है, लेकिन हमसे पूछा गया था बड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर 4 अंक में दिए गए हैं भिन्न के रूप में और इनका लस हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रैक्शन या फिर भिन्नों का एलसीएम या फिर लसअ। तो यदि हमें लसअ यहाँ पर ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर अंशों का भी लस ही ज्ञात करेंगे, और हरों का इसका विलोम होगा। तो हरों का इसका विलोम होगा तो यहाँ पर हरों का मसा में ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अंश में हमें 4 अंक दिए गए हैं, 1, 2, 5 और 4, इनका हमें लस ज्ञात करना है। और नीचे दिए गए हैं 3, 9, 6 और 27, इनका हमें मस ज्ञात करना है। लस ज्ञात करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पर 2 हमारे 4 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट 5 में 4 का गुणा कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिलेंगे 20। मसा का मतलब होता है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन सब में आता है। जैसे 3 है तो यहाँ भी रहेगा 3 गुणित 3, यहाँ 3 गुणित 2 और यहाँ 3 गुणित 9। तो 3 सभी जगह कॉमन है, यहाँ पर 3 गुणित 1, इसलिए सब जगह से हमें 3 प्राप्त होगा। तो ये 20/3 हमारे आंसर आएंगे। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पर दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 7 है। तो यहाँ पर संख्याएं हमारी 3 है और उनका औसत 7 है। इसके बाद दिया है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, माइनस उसमें से पहली 2 संख्याएं हमारे पास हैं और उनका औसत है हमारे पास 4। तो हमें पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है। इस कंडीशन में इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करना है, क्योंकि टोटल संख्याएं दी गई है। तो इनका टोटल नंबर आएगा 21 और यहाँ पर टोटल नंबर रहेंगे 8। तो 21 में से 8 घटाने पर हमारे पास बचेंगे 13, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 18। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कार का कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एसपी में से सीपी को माइनस करके और फिर सीपी यहाँ लिखना है इनटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला रहेगा। तो इसके लिए बाद में हम यहाँ पे एसपी देखते हैं। तो बेचने को एसपी कहेंगे विक्रय मूल्य, ये रहेंगे हमारे 3,48,000 और माइनस सीपी है यहाँ पर 2,50,000। अब बटे में रहेंगे हमारे 2,50,000 इंटू यहाँ पर रहेंगे 100। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 0, तो यहाँ पर रहेगी 1 2 3 0। इसके बाद यहाँ पर 8 है, तो 8 के हिसाब से 8 ही रहेंगे, घटाएंगे। और 34 में से हम यदि 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9। इसके बटे में आ जाएंगे 25 और 4 0, यानी कि 2,50,000 गुणित 100। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 1 0 का हम अभी यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर हम 25 से क्रॉस कर सकते हैं, 25 चौक 100 और 25 से कम 25, और ये 0 क्रॉस होकर यहाँ पर 10 में चली जाएगी। अब 98 को 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 9 चौक 36, 37 38 39 39, और बटे में रहेंगे हमारे 10, तो ये रहेंगे 39। एक अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है 2%। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 2 39.2% लाभ मोहन को यहाँ पर हो। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 19। तो 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 144 पेन बेच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रहेगा एसपी बराबर 144 ही हमारा रहेगा सीपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर। लेकिन यहाँ पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यहाँ पर 6 एसपी हमें हानि हुई है। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 144
SP हैं और प्लस यहाँ पर 6 सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और इसमें ऐड होंगे और इधर रहेंगे हमारे 144 CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ रहेगा हमारा 150 SP विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर रहेगा हमारा 144 CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो यहाँ हम लिखेंगे SP बराबर हमारे रहेंगे 144 और यहाँ के CP इधर जाएंगे तो यहाँ बटे में आएंगे CP और यहाँ ये आ जाएंगे बटे में 150। अब हम फॉर्मूले का यूज़ करके और इसको सोल्व करेंगे। फॉर्मूला रहेगा हमारा हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य हमारा रहेगा CP बराबर 150 माइनस विक्रय मूल्य रहेगा हमारा 144 बटे यहाँ पर CP रहेगा हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों ही हमारे क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 6 बटे 150 गुणित 100, 1 0 से 1 0 कट होगी और यहाँ पर 3 दूने 6, यहाँ पर 3 5 15, 5 से कटेंगे 5 दूने 10, 2 गुणित 2 बराबर 4%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर रहेगा कि राम को 4% की हानि होगी। सवाल नंबर 20 देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का, यहाँ तक हमारा एक सवाल और इसके बाद आगे से दूसरा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P गुणित R गुणित T बटे 100 बराबर उस धन का यानी कि P का 2/5 होगा तो 2/5 यहाँ पर होगा। ये लाइन हम इस प्रकार लिख सकते हैं और यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो P गुणित R गुणित T हमें टाइम यहाँ पर दे रखा है समय 10 वर्ष बटे यहाँ पर रहेंगे हमारे 100 बराबर ये हम गुणा करेंगे तो 2P बटे 5, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगी, P से P कट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा हमारा R बटे 10 बराबर 2/5। हमें R ही चाहिए यहाँ पे, यहाँ पूछा है किस दर से है इसलिए रेट या दर बराबर 2/5 गुणित 10। तो यहाँ 5 से 10 क्रॉस करने पर 2, इसलिए R बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4%। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है कि दर हमारी रहेगी 4%। अब हम देखते हैं आज का लास्ट सवाल प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सूत्र याद है कि SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे 100 होता है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कितने वर्षों में, अर्थात यहाँ पर हमें टाइम पूछा गया है तो T हमें यहीं पर रखना है तो T हमारा यहीं रहेगा, बाकी चीज़ें हमारी इधर जाएगी। तो SI गुणित ये जो 100 है ये यहाँ पर गुणा में चले जाएंगे और बटे में हमें मिलेगा P गुणित R और हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। सूत्र हमारा इधर आ जाएगा SI, तो SI का मान हमें दे रखा है 1080 साधारण ब्याज, उसके बाद यहाँ पर गुणित आ जाएगा हमारा 100, इसके बाद P, तो P हमें यहाँ दिया हुआ है 3000 रुपये जो कि ये मूलधन है और गुणित R हमें दी गई है यहाँ पर 12%। 1 2 3 0 से हमारी 3 0 कट करेंगे और 3 से हम इसको क्रॉस करते हैं, चाहें तो हम इसको यहाँ अलग लिख सकते हैं। T बराबर 108 गुणित बटे 3 गुणित 12, 3 से हम इसको क्रॉस करेंगे, 3 3 9 और 3 4 18, 12 से क्रॉस करेंगे 12 कम 12, 12 3 36, इसलिए हमारे आंसर रहेंगे T बराबर 3 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही हमें दे रखा है।